गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर सिंह शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास अपनी होने वाली किसके ऊपर? मैग्नेट के ऊपर। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन? मैग्नेट। आज का पूरा सेशन जो है अपन मैग्नेट पे लेने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, मैंने खूब सारा यहाँ पे अलग अलग तरह का शेप बना के दिखाने की कोशिश की है। जैसे अपन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यू टाइप आपका हो गया, घोड़े की नाल जैसा हो गया, या फिर आपका जो पेंडुलम होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो अपना मैग्नेटॉन होता है, या सिंपल इन सब बातों को भी ध्यान में रखें। तो अगर सोचें कि मैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर इतना पता चल जाए तो उसका बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही पूरा बेस्ड है क्या आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारा का सारा मशीन अपन कह सकते हैं, मेजरमेंट कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना मैग्नेट के इलेक्ट्रिसिटी का अकेले का रोल किसी भी पूरे यूटिलाइजेशन में नहीं है। कहीं ना कहीं उसे मैग्नेटिक फॉर्म के थ्रू, गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर अपन बात करते हैं किसकी, एक मैग्नेट की या मैग्नेटिक सिस्टम की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ बेसिक लॉज के बारे में पढ़ना या मैग्नेट के बारे में पढ़ना, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना। तो बहुत छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन है। डिटेलिंग पे अपन जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक, लेकिन यहाँ पर केवल एक इंट्रोडक्शन अपन ले रहे हैं किसके लिए? एक मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेट से रिलेटेड। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या होती है, आपस में रिलेट कैसे करती है, वो बिल्कुल डिफरेंट एक अलग आपको वीडियो मिलेगा जिसमें दोनों सर्किट को आप अच्छे से जज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम स्पेसिफिक बेसिक मैग्नेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग शेप में बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, रॉड टाइप बना सकते हैं, हम इससे डायरेक्शन सेंसिटिव बना सकते हैं, घोड़े की नाल यू टाइप मैग्नेट बना सकते हैं। ये सब किसको बना सकते हैं, किस शेप में बना सकते हैं, कैसे संभव हुआ, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं अपन इसके बारे में। तो मैग्नेट जो होता है ना, बेसिकली कोई भी मैग्नेट, दो पोल जो अपन मिनिमम कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ से मिलकर बना है, इन दो मैग्नेट की स्ट्रक्चर को सबसे पहले अगर मैं कहूँ कब खोजा गया, तो प्रकृति में सबसे पहले किसी पत्थर में जब शुरू में देखा तो एक पत्थर ही बोलेंगे उसे, उस पत्थर को नाम दिया गया क्या? मैग्नेटाइट, जो जिसका आपका फॉर्मूला होता है Fe3O4, फेरस का ऑक्साइड है। Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट कहा गया, इसमें सबसे पहले लोहे के पदार्थों को आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण दिखा। जब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी दिखी तो फिर अपन ने और इस नेचर पर आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैग्नेट के बाकी के फैक्टर्स भी देखे। नॉर्मली अपन कह सकते हैं कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ को चुंबक कब कहा जाता है, मैग्नेट कब कहा जाता है? जब वो लोहे के पदार्थों के या लोहे के सिमिलर गुण वाले पदार्थों को आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। तो आप सिंपली कह सकते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बाद की बात है, नॉर्मली किसी मटीरियल की प्रॉपर्टी कह सकते हैं होती है। प्लास्टिक कभी आप कहते हैं लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं स्टील का लूँ या फिर कोई रिलेटेड अगर मैं कहूँ फेरस लूँ या निकल लूँ, तो ये सब करते हैं। इसका मतलब कुछ पदार्थ मैग्नेटिक हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक है। पहला कैटेगरी तो ये। फिर मैग्नेटिक को भी बांटा गया उनकी चुंबकशीलता के आधार पर, कौन अच्छे मैग्नेट हैं, कौन से नॉर्मल हैं, कौन बहुत कम गुण रखते हैं, वो भी अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेट के लिए अपन ने सिंपल कहा, कोई भी पदार्थ जो लोहे की चीज़ों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसका ये गुण क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म, चुंबक। और वो मटेरियल क्या कहलाता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। सबसे पहले मैग्नेटाइट में इस चीज़ को आपके रिसर्च में देखा गया। मैग्नेट को मैंने कहा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग शेप में जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अपने पास ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर अपन बोलें तो रॉड मैग्नेट यानी बार मैग्नेट और हॉर्स शू वाला जो घोड़े की नाल जैसा, इन मैग्नेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी के जितना भी आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उनके अंदर अपन नीचे वाले तीनों जो है वार्ड मैग्नेट या डिस्क या रिंग, इनका भी शेप में यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा एक केवल इस स्लाइड का सेंस यही है, इसे चाहो वैसी शेप में बना सकते हो, उस स्ट्रेंथ में बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है एक मैग्नेट से बनने वाला मैग्नेटिक सर्किट। तो पहले उसी को डिफाइन कर दूं। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अपन डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई भी क्लोज्ड पाथ जो करंट से एक मार्ग बनाता है, एनी क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय करंट, यानी किसी विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित एक बंद मार्ग विद्युतीय परिपथ कहलाता है। वैसे ही किसी फ्लक्स के द्वारा एक बंद लूप या मार्ग क्या कहलाता है? मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ कहलाता है। यानी चुंबकीय परिपथ में किसका मार्ग होता है? फ्लक्स का। अब वो फ्लक्स किसके थ्रू जाता है? तो आप कहते हैं जो उसको सपोर्ट दे। जैसे करंट किसके थ्रू जाता है? जो उसको सपोर्ट दे। तो जैसे किसी सर्किट की कंडक्टिविटी होती थी, यहाँ पे क्या होगी? परमिबिलिटी होगी, चुंबकशीलता होगी। थोड़ा सा समझते हैं किस तरह का क्षेत्र बनता है, क्या है। तो आप कहते हैं हमेशा बल रेखाएं क्या बनाती है? एक बंद लूप बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो चारों तरफ उस गुण में आपके मैग्नेटिक सर्किट को बनाती हैं, उस चीज़ में बनाती हैं।
वो वहाँ आसानी से जाएगी जहाँ पर उसे क्या मिलेगा, अवरोध कम मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं, प्रतिष्ठम कहते हैं। तो आप कहेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखा रखी है, फ्लक्स का पाथ है, गौर से देखो तो यहाँ नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं। देखना इस चीज़ को, क्योंकि बंद मार्ग वाली बात क्लियर होनी चाहिए। कभी कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, ऑप्शन देता है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो अगर मैं रिलेटिवली बोलूँ तो दोनों सही है, क्योंकि एक चुंबक से बाहर का मार्ग और एक आंतरिक मार्ग, क्योंकि बनाना क्या है, इसको बंद पाथ बनाना है। तो आप कहेंगे नॉर्थ से साउथ आउटर सर्किट में, साउथ से नॉर्थ इनर सर्किट में। इसी तरह से तो जाएंगी। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अपना पाथ अगर पूरा नहीं करेगा, यहाँ तक कंप्लीट नहीं करेगा, तो वापस से उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं सबसे ज़्यादा बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, कहाँ पे प्रवेश करती है, पोल्स पर। इसी वजह से पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आप कहेंगे किसी भी सर्किट में दो पोल हैं एन और एस, जिनसे निकलने वाली काल्पनिक, इनका कोई भी वो नहीं है, पाथ नहीं है, आर्बिटरी नहीं है, तो आप कहेंगे काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस जो हैं इनको बल रेखाएं कहते हैं। ये कभी भी कट नहीं कट करती, तो उनका स्ट्रेंथ जो एक दूसरे को रिलेट करेगा ना, इसीलिए अपन कहते हैं टच कर सकती हैं, कट नहीं करती हैं। और मैक्सिमम कहाँ से एंट्री एग्जिट करेगी, पोल पर। इसीलिए अपन बोलते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। तो अपन ने कहा किसी भी चुंबक का सामर्थ्य सबसे अधिक कहाँ पे होगा, आपके पोल्स पर होगा। कैसा बनाती हैं, क्लोज्ड पाथ बनाती है। ये भी याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है ना, ये लाइन क्या बनाती है, आप कहेंगे इनका पाथ जो है वो क्लोज्ड पाथ होता है, बंद पाथ ही बनाती है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी अपन ने कही। किसी भी मैग्नेट को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, मैंने कहा ना वो डिटेल्ड मैंने एक वीडियो बना रखा है जो दोनों की बेसिक चीज़ों को रिलेट करेगा। वहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में अच्छे से बता रखा है। यहाँ अपन बेसिक स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ किसी मैग्नेट का वर्गीकरण अगर करें, क्लासीफाई करें, तो किस आधार पे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आधार यहाँ पे दिख रहा है कि भाई उसको प्राप्त करने का सोर्स क्या है। तो आपने कहा या तो अपन ने कहा प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया है, या फिर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक तो जैसे अभी अपन जवाब दे रहे थे वहाँ पे, तो जो भी नेचर से मिल जाए, जो भी नेचर से पदार्थ मिल जाए, सीधा जो शुद्ध मैग्नेट के फॉर्म में या फिर अशुद्ध फॉर्म में है, उस पर प्रोसेस करना आगे की बात। लेकिन अगर हम बनाएं उस चीज़ को खुद अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे, चुंबकीय पदार्थों से अगर बनाएं, तो किस में है, कृत्रिम। और डायरेक्ट अगर आपके ग्राउंड से मिलता है, तो अपने को नेचर से मिलता है, तो क्या है, नेचुरल। तो इसका तो कोई और आगे वर्गीकरण है नहीं। किसके बारे में बात की जाती है, आपके कृत्रिम की। तो आर्टिफिशियल जो है उसको भी दो कैटेगरी में बना सकते हैं, एक जिनका मैग्नेटिज्म परमानेंट कर दें, और दूसरा जिनका क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो आपने कहा ये चुंबक भी दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो आप कहीं एक तो है परमानेंट मैग्नेट, और दूसरे कौन से भाई, आपके टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी में क्या फर्क होगा। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है, वो हैं जिनमें मैग्नेटिज्म जो है, उनका चुंबकीय गुण जो है वो लंबे समय तक बना रहे, लगाओ और भूल जाओ, और काफ़ी सालों तक वो काम करेगा। ऐसा अगर अपन बनाते हैं जिसके गुण लंबे समय तक रिटेन करके रखे जाते हैं, क्षणिक नहीं होते हैं, उनको कौन सा बोला गया, परमानेंट। तो आप कह सकते हैं ये वो हैं जिनके गुण लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। और दूसरी चीज़, इनमें कहा गया जिनमें केवल तब तक ही रहते हैं जब तक सर्किट में करंट है। यानी मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है विद्युत चुंबकीय, वो सारे किस अंतर्गत आते हैं, अस्थायी चुंबक में। और ज़्यादातर आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मैं हर जगह परमानेंट मैग्नेट लगा दूं, तो बताइए भारी होती है। और अगर मेरे को मूविंग सिस्टम का वेट कम रखना है, एक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जैसे जैसे मशीनों पर जाता हूँ, तो अगर हर जगह मैं क्या नहीं लगा सकता हूँ, परमानेंट मैग्नेट नहीं, तो वहाँ पर फिर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। इसीलिए प्रचलन में अपन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसको ले रहे हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स को खूब ले रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में या अदर किसी एप्लीकेशन में जहाँ परमानेंट ही चाहिए, जब परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है तो उसमें परमानेंट मैग्नेट ही लगाएंगे। लेकिन बाकी सब में कौन यूज़ कर रहे हैं अपन, टेम्परेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत बड़ा आपका सोर्स हो गया। कल को पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रकार के चुंबक है, आगे ऑब्जेक्टिव, तो क्या जवाब दोगे भाई, कैसे हैं, स्थायी है अस्थायी। आप कहेंगे अस्थायी, क्योंकि उनका चुंबकत्व केवल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक सर्किट में करंट प्रवाहित होती है। यानी बनिस्पत रेजिडुअल भी अगर है तो भी थोड़े समय तक। लेकिन इनका तो ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये तो बना के छोड़ दिया, तो इनका लंबे समय तक बना रहेगा। कुछ एग्जाम्पल लिख रखे मैंने, याद रख सकते हो इनको। स्थायी चुंबक में सभी चुंबकीय पदार्थ जो स्ट्रॉन्ग गुण रखते हैं उनको रखा जाएगा, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, हार्ड स्टील। ये सब किसके उदाहरण है, स्थायी चुंबक के। और अस्थायी जिनसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं बेसिकली, उनमें अपन कह सकते हैं नरम लोहा या नरम इस्पात, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से आपको थोड़ा सा कंपेयर कर रखा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट में, यानी ये स्थायी है और ये वो अस्थायी यानी आपकी टेम्परेरी। तो किसी परमानेंट मैग्नेट में अगर अपन देखें तो परमानेंट मैग्नेट को सॉलिडली यानी आप कह सकते हैं किसी प्रोसेस से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अपन सिंपल कह सकते हैं, एक खोखला भी ले लो या फिर एक आयरन का कोर ले लिया, फॉर्मर ले लिया, उस पर वायर को वाउंड कर लिया,
एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड का सर्किट बन गया और इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, एक फ्लक्स वेरिंग फ्लक्स बनाएगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। तो आप कह सकते हैं इसमें भी चुंबकीय गुण है और इसमें भी है, इसका परिवर्ती गुण है, इसका बदल सकते हैं करंट को चेंज करके, यहाँ रियोस्टेट लगा दो बदल जाएगा, धारा के सापेक्ष फ्लक्स बदल जाएगा, लेकिन इनका बदलेगा क्या, नहीं, लंबे समय तक एक समान गुण विद्यमान रखते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और आपके परमानेंट मैग्नेट के अंदर, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में। नेक्स्ट देखिए, इन गुणों के आधार पर अगर अपन कहें तो बेसिकली किसी भी मैग्नेट में जितने भी टर्म्स वगैरह, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है उस पर, आप उसमें अच्छे से देख पाएंगे, रिलक्टेंस वगैरह वो सब यहाँ नहीं बताया, यहाँ मैंने बेसिक लॉज और इन्हीं की बात की। लॉज में भी दो लॉज जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैराडे और लेंज, हर पेपर में मिलेगा। फैराडे और लेंज के बिना अधूरा है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरण सीधा फैराडे के अनुसार ही दिया गया, उसी पे ही बात करते हैं। फैराडे क्या कहता है, फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडे ने बेसिकली दो लॉज दिए, दो नियम दिए थे, अगली स्लाइड में मैंने दिखाया है फैराडेज के दोनों लॉ को। ये सिंपली कहता है कि दो चीज़ों के बीच का रिलेटिव मोशन है, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरा एक चालक है। आपका कॉइल है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड चल सकता है, कॉइल स्थिर रहे, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहे और कॉइल उसमें क्या करे, चले। यानी दो चालक और चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष गति के ऊपर इसे बोला गया। फैराडे कहता है कि किसी भी चालक या चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यदि कोई रिलेटिव मोशन होगा, यदि कोई सापेक्ष गति होगा, यानी वो फ्लक्स समय के साथ, किसी कुंडली से लिंक्ड फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित होगा, चाहे कुंडली को गति करा दो या फिर चुंबकीय क्षेत्र को गति करा दो, किसी भी एक वजह से अगर होगा, और गति क्यों करा दूं, अगर मैं बदल दूं, अगर मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मर तो गति भी कहाँ होती है, केवल बदलाव अगर हो, यानी फ्लक्स यदि चुंबकीय क्षेत्र यदि समय के साथ परिवर्तित प्रकार का है, चाहे वो मोशन से है या फिर आपके स्टैटिक से है, अगर वो परिवर्तित प्रकार का है तो समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे अपन फैराडे के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं, मोटर के केस में बैक ईएमएफ कह सकते हैं, उसे अपन विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये कहा। अब वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, किस दिशा में होगा, ये फिर सपोर्ट में कुछ दिशा के लिए लेंज भी बोल के आए, उसको अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, तो एक बेसिक जनरेटिंग प्रिंसिपल या फिर अपन कैसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें वो दिखाया गया है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपके पास एक कॉइल है, ये दिख रहा है ना, एक कॉइल है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाऊं, अगर कॉइल को रोटेट कराऊंगा तो बताइए, रोटेट कराऊंगा तो ये फ्लक्स कटेगा, और अगर ये फ्लक्स कटेगा, ये रोटेट करना, घुमाना, बताइए जरा किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, याद करो, जनरेटर का कह सकता हूं। किससे समझा सकता हूं, जनरेटर से, कि भाई अगर मैं एक जनरेटर में जो अपना आर्मेचर है उसको घुमाता हूं, किसको, चुंबकीय क्षेत्र के बीच, तो वो कट करता है, और अगर क्षेत्र कटेगा, अगर फ्लक्स कटेगा तो बताइए फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती ईएमएफ विकसित होगा। यही सिद्धांत है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल का। तो वही चीज फैराडे ने कहा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रोटेट करें तो फ्लक्स कटिंग होगी, जिससे उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल बनता है। अगर परिपथ बंद हो तो धारा बहेगी, जिसे अपन गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं किस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। तो फैराडे ने बेसिकली जो बोला वो इसके दो नियम से, बहुत सी बार कंफ्यूजन रहता है, फैराडे बोल के बंद हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड का ध्यान ही नहीं रखते। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है आजकल, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या फर्क है। देखो, फर्स्ट लॉ ये कहता है फैराडे का, जो केवल ये बताता है कि ईएमएफ बनेगा, और सेकंड लॉ ये बताता है कि कितना बनेगा, किस अनुसार बनेगा। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ सिंपल ये कह के गया कि इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित हो तो कॉइल में विद्युत वाहक बल बनेगा। यानी इसने कहा अगर वहां पे इफ देयर इज ए फ्लक्स चेंज विद टाइम, अगर कोई फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है तो परिवर्तन की दर अगर हो रही है तो आपके पास ईएमएफ उत्पत्ति होगा। चाहे मोटर की केस में या जनरेटर की केस में, किसी भी डिवाइस के, अगर ये रिलेटिव मोशन आ रहा है, ये वेरिएबल चीज मिल रही है समय के साथ, तो आपके पास फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, तो ईएमएफ बनेगा। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में उसने रिसर्च किया और सेकंड में उसने दिया उसका मान कि ये जो ईएमएफ मिलेगा वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। पहले में कुछ नहीं बोला, सेकंड में उसने क्वांटिटी बताई कितनी होगी, कि जो भी ये फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है और उस फ्लक्स परिवर्तन में कोई आजू बाजू फ्लक्स नहीं, जो उस कॉइल के साथ लिंक करना है, ऐसे तो बहुत सारा फ्लक्स है, जो फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक करते हुए, युग्मित करते हुए परिवर्तित होता है, उसी की दर के समानुपाती होगा। इसीलिए अपन लिंक्ड फ्लक्स को एक साई से दिखाते हैं। अब ये जो साई या लिंक्ड फ्लक्स है, इसके अनुसार फैराडे ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कहा वो देखिए, फैराडे ने कहा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ से देखते हैं कि भाई कोई कॉइल है, मान लेते हैं ऐसे एक कॉइल है, समझना इसको, इस कॉइल में n टर्न है, तो इसके चारों तरफ ये फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो जो भी फ्लक्स था उसने एक साई, आप कहेंगे लिंक्ड फ्लक्स मिला। कितना होगा बताओ, अगर पर टर्न फ्लक्स था फाई और n घेरे थे तो कितना हो जाएगा n फाई।
ये कुल लिंक्ड फ्लक्स है। तो फैराडे क्या कहता है अब कि जो भी होगा वो इस नियम से क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती। तो आप कहेंगे जो ईएमएफ होगा वो डी साई बटा डी टी होगा, ठीक है। तो डी बटा डी टी यानी परिवर्तन, और यहाँ पे साई में क्या है एन फाई। तो आप कहेंगे एन तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो घेरों की संख्या, ये आ गया डी फाई बटा डी टी। तो यही तो होता है अपना फैराडे के नियम से। तो कभी आ भी जाए फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, फैराडे बोल के अगर पूछे तो कभी भी ये माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस किसके लिए, लेंज के लिए। चला के पूछे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है तो फिर माइनस चिन्ह और दिशा के लिए और परिमाण फैराडे से कंबाइंड लिखा है। केवल फैराडे शब्द यूज किया तो कभी माइनस नहीं लगाना है। फैराडे केवल क्या बता के गया, कितना होगा, लेंज ने बताया वो किसके अनुसार होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला अगर अपन लिखते हैं तो इस फॉर्मूले में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो आप रेट ऑफ चेंज फ्लक्स के सापेक्ष निकाल सकते हैं, घेरों की संख्या से निकाल सकते हैं। बट ये जब ये माइनस साइन की बात की जाती है ना, ये माइनस साइन के लिए हमेशा क्या आएगा, ये किसके अनुसार है, लेंज। अब लेंज ने क्या कहा, उसने कहा, लेंज लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात करी, सब काम करके गया फैराडे। उसने कहा कि जो भी फ्लक्स उत्पत्ति होगी, जो भी फ्लक्स मिलेगा, वो फ्लक्स जो है परिवर्तन की दर के समानुपाती जो ईएमएफ बनाएगा, वो ईएमएफ हमेशा उस फ्लक्स परिवर्तन की दर का, यानी कि ईएमएफ उत्पत्ति का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो हमेशा अपने कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ एक्शन, जो उसको उस विकसित कर रहा है उसका विरोध करेगा। तो बताओ कैसे कर सकता है, फ्लक्स का परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है, अपन कहेंगे अगर फ्लक्स परिवर्तन आ रहा है सप्लाई से तो वो सप्लाई के सापेक्ष उल्टा लगेगा। उस चीज के केस में अपन मोटर के अंदर जब वो विकसित होता है उसे नाम क्या देते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। यहाँ पर जनरेटेड है। अब लेंज की अगर बात समझें अपन, लेंज को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, लेंज कहता है कि जो भी उत्पन्न ईएमएफ है, देखिएगा लेंज कहता है कि जो भी उत्पन्न ईएमएफ है, उस उत्पन्न ईएमएफ की वजह से जो करंट बहती है या फिर ईएमएफ की जो पोलरिटी आती है, वो हमेशा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है, जिसे अपन किससे दिखाते हैं, माइनस से, जैसा मैंने अभी कहा। अब इस उत्पत्ति या विरोध को समझने के लिए दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए मैंने, गौर से देखना। क्या एग्जाम्पल है, मैंने कहा एक कॉइल है, इधर एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इस चुंबक के द्वारा स्थापित था, इसके साथ लिंक कर रहा है। अच्छे से समझना, एक मैग्नेट था NS और यहाँ पे एक कॉइल था जिसके साथ ये स्थापित। अभी तक कुछ पता नहीं अपने को इसमें करंट कैसी बहेगी, हमें नहीं पता है यहाँ पे कैसे करंट है, ये मैंने S लिख रखा है, अभी नहीं पता है, मान लीजिए हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, नहीं पता करंट किधर है, टर्न। आप कहेंगे जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूँ, मान लीजिए दोनों पास पास ही रखे थे, यानी मैं और पास लेके जाता हूँ, तो मैं कहूँगा जब ज़्यादा पास लेके जाऊँगा तो फ्लक्स ज़्यादा लिंक करना चाहेगा। तो अपन चाहते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से कोई करंट बहेगी, वो किधर बहेगी, दिशा क्या होगी, उसकी अगर बात करें तो लेंज ये कहता है कि आप जो भी गति कराते हो या जो परिवर्तन कराते हो उसके उल्टा होगा, उसके विपरीत करना चाहेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूँ, इसका साउथ पोल अगर मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, तो ये पास ले जाने का विरोध कब कर सकता है, जब इस पोल को प्रतिकर्षित करे, धक्का दे। और बताइए प्रतिकर्षण या रिपल्शन कब देगा, जब समान ध्रुव बनाए। अब जवाब समझ में आया कि यहाँ पर इस कॉइल में कौन सा पोल बनना चाहिए, यहाँ पे S बनना चाहिए। S बनेगा तो ये वापस इसको धक्का लगाएगा, यानी इसके पास आने का, अगर मैं इसके पास ला रहा हूँ तो ये क्या करेगा, पास ले जाने का विरोध करेगा धक्का लगा के। और वो कब बनता है, जब समान ध्रुव बनाए। जैसे सेम पोल S बना तो वापस धक्का देगा, इधर वापस धक्का देगा। तो अपन कह सकते हैं S बनना का मतलब क्या बताओ, करंट की डायरेक्शन कैसे दिखी, यूं, इसे क्या कह सकता हूँ, ये कैसा घूर्णन है, बोलो कैसा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण अपन कह सकते हैं इसमें रोटेशन पता चल जाएगा। जस्ट इधर ऑपोजिट है, हम अगर मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, उससे तो दूर हटा रहे हैं, मतलब फ्लक्स कम कर रहे हैं उसका, वो उसका विरोध करेगा, वापस अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मैं साउथ पोल को इधर दूर लेके जाऊं तो ये क्या बनाएगा बताइए, N बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाकर ये वापस अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लेंज क्या कहता है, ऑपोजिट एक्शन देता है ताकि वैसा ही सिस्टम बना रहे। अब जैसे ही N बना तो N पोल के कॉरस्पॉन्डिंग अपन जानते हैं, N के लिए डायरेक्शन क्या है, ये, यानी इधर क्या बनेगा भी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये था दक्षिणावर्त तो ये क्या देगा, वामावर्त। एक डॉट तो दूसरा क्या देगा, क्रॉस। इस तरह से अपन लेंज को समझ सकते हैं कि हमेशा उत्पत्ति अपने कारण का विरोध करती है। चलिए मैग्नेटिक मटेरियल जो अपन कहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। बाकी चीज़ें डिटेल से दूसरे वीडियोज़ में धीरे धीरे आपको मिलेगी। बेसिक्स की बात करने वाले थे, उसको अपन स्टडी किया। मैग्नेटिक मटेरियल की जहाँ तक बात आती है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ की बात आती है तो उसको बांटा जा सकता है उसके चुंबकीय गुणों के आधार पे। आपने पढ़ा भी होगा ये तीनों, चुंबकीय गुणों के आधार पर इसे बांटा जा सकता है 3 भागों में। कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। आप कहेंगे एक तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल जो कि होते हैं डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, नाम से पता चलता है प्रति यानी दूर हटे।
दूसरे अपने पास पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, और तीसरे अपन ने बोले हैं लोह चुंबकीय। नाम से पता चला लोहा मतलब आकर्षित या आकर्षण दर्शाने वाले। इसका मतलब 3 कैटेगरी में अगर मैं बांटूं तो मैं कह सकता हूं सबसे अच्छे गुण इसमें होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। अब कैसे डिफाइन करूं, तो मैंने बोला था एक म्यू होता है परमिबिलिटी, और म्यू आर बोलता हूं, इसका मतलब एयर के सापेक्ष यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता। यहाँ पर इन तीनों को प्रदर्शित करने का आधार है म्यू आर। इसे कहते हैं आपके सापेक्ष और चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता के आधार पे। तो आप कहेंगे ये वो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय जो थोड़े दूर हटते हैं, यानी इनका जो मैग्नेटिक डोमेन होता है वो हमेशा जो स्थापित कर रहा है उसका विरोध करता है, यानी ये उससे दूर हटना चाहते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षण दर्शाएं, कौन से कहलाएंगे बताओ, कौन से कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक, प्रति से याद कर लेना, प्रतिकर्षण। अब अगर मैं कहूं ऐसा करते हैं, इसका मतलब इनकी चुंबकशीलता कम होती है तभी कर सकते हैं, वरना तो वो चुंबकित होते हैं, यानी इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कम होती है। और कम कितनी, लेस देन 1, एक से भी कम। और इसके उदाहरण कौन है, तो आप कहेंगे उदाहरण याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, कॉपर, बिस्मथ, पारा, जिंक। लेड और जिंक भी इसके उदाहरण है। ये लगभग इधर जो मेटल्स लिखे मैंने वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। फिर अपन ने कहा इससे आगे बढ़े तो दूसरे है कौन से, पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक वो है जो कुछ चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि कुछ डायपोल जो उसके अंदर हैं वो किसी एक दिशा में हो जाते हैं। इनको कहा जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो हैं जो चुंबक से कुछ थोड़े बहुत आकर्षित होते हैं, यानी इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी इनसे तो अच्छी होगी, यानी आप कहेंगे एक से ज़्यादा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक से कुछ ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हल्का सा क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। अब इनके उदाहरण तो आपने कहा एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर सल्फेट, ये सब इसके उदाहरण है। कॉपर नहीं था तो कॉपर सल्फेट में कुछ ध्रुवण आ गया। आती है तीसरी कैटेगरी, दैट इज लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। नाम से पता चल रहा है फेरस से बने होंगे, लोहे से, तो ये तीव्र आकर्षित होते हैं। इनकी म्यू आर की वैल्यू बहुत अच्छी होती है, और जितने भी अलॉयज बनते हैं जो आपके मिश्र धातु वगैरह से बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, उनके तो कई हजार, 2000, 5000 तक भी म्यू आर का मान होता है, तो एक से काफ़ी अधिक है। इसके एग्जाम्पल बात करें तो निकल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब जो फेरस के सिमिलर मटेरियल हैं वो सब किस में रखे जाते हैं। तो अब बताइए क्या इतना जान गए तो ये बोल सकते हैं ना, ये चीज़ तो पता ही है। ज़्यादातर मशीन जो अपन पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर, मोटर, इंस्ट्रूमेंट, इन सब में कौन सा मटेरियल काम में आता है भाई, लोह चुंबकीय। तो एक बेसिक कैटेगरी थी कैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि चुंबक का एक छोटा छोटा पोर्शन अपन लेके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। डिटेल्ड पढ़ने के लिए बने रहिए चैनल के साथ, आगे अपन देखते रहेंगे इसी तरह के छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।